नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बीजेपी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने की। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 2 की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे केंद्र में स्थापित बीजेपी सरकार ने अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं और इन 9 वर्षों को पूरा करने पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस शुरुआत को करने के लिए राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनपद पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नगर के एक निजी होटल की तस्वीरें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान से जयपुर के विधायक और राजस्थान सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे सतीश कुमार पुनिया पहुंचे थे। इन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है और उनके आने का उन्होंने कारण भी बताया। बता दें कि 23 मई के दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क और जन समर्थन अभियान की शुरुआत की है। इसमें 140 लोकसभा को शामिल किया गया है। साथ ही 10 लाख बूथों पर इस महाअभियान की शुरुआत की गई। निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। उन्होंने यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने जो विदेशों में जाकर भारत देश का गौरव प्रदान किया है, इसके बारे में भी बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से केंद्र में काबिज होगी। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। गैस सिलेंडर की महंगाई, लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार और राजस्थान में बनी कांग्रेस की सरकार के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, ये जरा आप भी सुनिए। लोकसभा के लिए दोनों लोगों पे जिम्मा है 2024 में कमल खिलाने का। अभी उपचुनाव में देखा गया कि पूरे प्रदेश भर के नेता यहाँ लग गए, उसके बावजूद भी 3000 से करारी शिकस्त का मूल्य देना पड़ा, 3 लाख का मूल्य दिया। तो क्या 2024 में क्या दावा करते हैं? देखिए, ये अभी तक हम लोगों की जो नियुक्ति है वो 30 जून तक के जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के जो कार्यक्रम है उसके निमित्त लगाया है। हमें लोकसभा चुनाव के लिए कोई विशेष जिम्मेवारी अभी तय नहीं हुई है और लोकसभा के चुनाव में समय है, लेकिन जो मुझे यहाँ इनपुट मिलता है, क्योंकि हर समय एक जैसा पक्ष रहता नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये किसी समय लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का और बहुत बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखिए, जनसंघ को जब 3 सीटें थी और 3% वोट था, आज हम 303 पर हैं, 303 तक हैं। इसलिए मिथक भी टूटते हैं, धारणाएं भी टूटती हैं। तो मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं लगता कि जिस जगह हम लोग जीते नहीं, उन सीटों को हमने फोकस भी किया है। पार्टी अच्छी रणनीति के साथ उतरेगी। मोदी जी का नाम और काम अपने आप में बड़ा कारक बनेगा। पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में एक अतिरिक्त ताकत बनेगा। तो मुझे भरोसा है जिन सीटों पर जीते नहीं वहां पार्टी विशेष रणनीति से आगे बढ़ेगी। लेकिन वहां यदि वोट परसेंटेज देखेंगे तो दोनों दलों का सेम है, 36% है। बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। जेडीएस का नीचे होना वहां के समीकरणों को उसने बाधित किया, डिस्टर्ब किया और इस कारण कांग्रेस को वहां सफलता मिली। पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा आधार वहां तैयार हुआ है। पर देश की बेटियां धरना दे रही थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपनी बात करने का हक है और भारत की सरकार ने बहुत ही प्रयासों से सबकी सुनने की कोशिश की। लेकिन अक्सर हमारे देश में सियासत भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से एफआईआर दर्ज भी होगी, बाकी काम भी हुए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार इस मामले में संवेदनशील है और कोई न कोई योग्य रास्ता निकालेगी। ममता बनर्जी ने एक प्रपोजल रखा है, कांग्रेस ने किया है कि जहां जो दल मजबूत है, जिस प्रदेश वहां से वो चुनाव लड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा। अगर वो रणनीति उनकी कामयाब होगी तो बीजेपी किस तरीके से उनके पास आएगी? नहीं, बीजेपी को पार पाने के लिए आज बीजेपी का संगठन धरातल पर बहुत पुष्ट है। उसमें अपनी खूबियों में इतनी ताकत है कि वो अपनी खूबी के आधार पर सत्ता में आ सकते हैं। मोदी जी का नाम और काम, जिनमें जितनी तमाम नीतियां हैं, पहली बार देश ने बदलाव दिखा है और इसलिए मतदाताओं में भी जाति के अलावा भी लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है जिसने मोदी जी के काम को
उसको सराहा भी है और बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील भी हुआ है। रही बात विपक्ष की एकता, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी विचारधाराएं हैं, इतने विरोधाभास हैं कि उनका एक मंच पर आना अभी नामुमकिन लगता है। और इसलिए अभी कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में, पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से भारत की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है, पहला वोट एंटी इनकम्बेंसी का था, दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का था, अब जो तीसरा वोट होगा वो भारत के भरोसे का वोट होगा, भारत की तरक्की का वोट होगा, जिस पर लोग मोदी जी पर भरोसा करेंगे।